अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, डर तो लगता है, कम से कम इस सरकार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से डर तो लग ही रहा है। किसी न किसी तरीके से बीजेपी की अगुवाई में चल रही सरकार को भी डर लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डर लग रहा है। आखिरकार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो हैं। अब निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसद भले ही कांग्रेस को निशाने पे लेने के लिए इतिहास की बातों को आगे रखकर उसमें से अपने हिसाब से बातें निकालते रहें, भले ही उनके लिए राहुल गांधी कुछ भी नहीं हो, क्योंकि निशिकांत दुबे जब राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अपने अल्फाज निकालते हैं तो लगता है कि राहुल गांधी उनके नीचे काम करने वाले कोई मजदूर है। नेता प्रतिपक्ष तो उन्हें समझते ही नहीं है। तभी तो जब राहुल गांधी ये कहते थे कि मुझे गृह मंत्री अमित शाह का भाषण नहीं सुनना है, उनका भाषण सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो दोस्तों उस वक्त निशिकांत दुबे जाकर क्या बोलते हैं, राहुल गांधी होते कौन है, सुनना पड़ेगा अमित शाह की बात। आखिर जनता ने उन्हें सरकार के अगुवा के तौर पर चुना है, मोदी को चुना है, अमित शाह को चुना है, तो ठीक है भाई। राहुल गांधी को क्या बीजेपी वालों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है? क्या बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को सांसद बनाया है? राहुल गांधी को भी सदन के अंदर दूसरे नंबर पर ताकतवर संवैधानिक पद यानी नेता प्रतिपक्ष का पद उसी जनता ने तो दिया है। क्या बीजेपी वालों ने खैरात में दिया है क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का ये पद? उसका बस चले तो सारे पद अपने ही कोटे में रख ले भाई, जैसे तमाम संवैधानिक संस्थाओं का हाल है। जैसे स्पीकर के पद का इस्तेमाल दोनों सदनों में बीजेपी ने किया है, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी कब्जा करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसी देश की जनता ने उस प्रयास को मिट्टी पलीत करके रख दिया है जब बीजेपी को 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया और बैसाखियों के सहारे चलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर दोस्तों एक अजीब सी बात हुई, राहुल गांधी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री ने पहल की। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने किया। यहां तक कि अखिलेश यादव को भी खुश करने की कोशिश की गई, यहां तक कि सुप्रिया सुले को भी खुश करने की कोशिश की गई, पूरे इंडिया गठबंधन को खुश करने की कोशिश मोदी ने की। लेकिन जवाब कुछ इस तरह से दिया गया कि दोस्तों मोदी इसे याद रखेंगे, और भले ही संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने जो लड़ाई छेड़ी है वो अभी इस सत्र के स्थगित होने के साथ खत्म होने वाली नहीं है, वो जारी रहेगी। जारी कहां रहेगी? जमीन पर। संसद सत्र तो खत्म हुआ है। अब सवाल आएगा कि आखिर मोदी ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए क्या उपाय किया। दोस्तों पूरी बात आपको बताऊंगा और उसी के आधार पर आप समझ जाएंगे कि डर तो अभी भी बीजेपी खेमे में है। भले ही राहुल गांधी और गांधी परिवार को घेरने के लिए निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह और कंगना रनौत जैसे सांसदों को लगा दिया गया हो, लेकिन बड़े चेहरे को डर तो लग रहा है। नमस्कार, पूरी खबर आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं, मैं हूं यासूर रजा। दोस्तों संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को आज लोकसभा की कार्यवाही चंद मिनट चली। चंद मिनट मतलब सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपना भाई साहब रोब दिखाया और कर दिया अपना काम बस इतना बिरला ने किया कि उन्होंने वंदे मातरम का गाना कराया, लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अब देखिए मोदी जी की हिम्मत है, सदन के अंदर विपक्ष को खुश नहीं कर पाए। वो चाहते थे मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वैसा नहीं किया, सरकार अपने पर अड़ी रही और भागने का रास्ता ढूंढकर निकल गई। कहिए तो गृह मंत्री शाह को दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज के मामले में बचाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को यह डर होगा कि राहुल गांधी तो इस मुद्दे को फेविकॉल की मजबूत जोड़ की तरह पकड़े हुए हैं, फेविकॉल की तरह चिपकाए हुए हैं, छोड़ने वाले नहीं है। वो तो भाई अमित शाह को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में मोदी ने राहुल गांधी को मैनेज करने का प्रयास किया। वो प्रयास क्या था वो जान लीजिए।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चाय पार्टी में विपक्ष को शामिल होने का न्योता दिया गया। अब इस न्योते को राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने जब खारिज किया तो अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने मोदी के निमंत्रण को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर, ये दोस्तों वही पार्टी है डीएमके जो विजय के साथ दोस्ती करने के लिए राहुल गांधी से नाराज है। अब सिर्फ डीएमके की सांसद एमके कनिमोझी पहुंची है। दोस्तों, सत्र के स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने चैम्बर में फ्लोर लीडर्स के लिए चाय पार्टी रखी। सत्ता पक्ष से पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचे, लेकिन लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी का एक बार फिर से विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि विपक्ष को देखा होगा कि भाई चाय पार्टी बिरला ने मोदी शाह के कहने पे ही दिया है। अब इस पार्टी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी दलों की तरफ से कोई नेता नहीं पहुंचा। ऐसे में अकेले डीएमके की तरफ से कनिमोझी के चाय पार्टी में पहुंची है चाय पार्टी में। दोस्तों, हर बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद सत्र की समाप्ति के बाद अपने चेंबर में एक तरह से पारंपरिक चाय पार्टी रखते हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स पहुंचते हैं। विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया, लेकिन विपक्षी खेमे से सिर्फ डीएमके की कनिमोझी का पहुंचना अहम माना जा रहा है। दोस्तों, पिछले साल मानसून सत्र समाप्त होने के बाद जब विपक्ष ने स्पीकर की पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया था, तो उसमें डीएमके भी शामिल थी। उस समय डीएमके का कोई भी नेता चाय पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कनिमोझी पहुंची है। ऐसे में डीएमके अब विपक्ष से दूरी बनाते हुए सत्ता पक्ष के करीब दिख रही है। अगर मोदी सरकार डीएमके को सीधे रखती है, साधे भी रखती है, तो आने वाले समय में परिसीमन विधेयक की राह आसान हो सकती है। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद हैं, जो काफी अहम है। डीएमके के विरोध के चलते ही सरकार अप्रैल में हुए विशेष सत्र में इस विधेयक को पास नहीं करा सकी। दोस्तों, अब जिस तरह कनिमोझी स्पीकर की चाय पार्टी में शामिल हुई, उसके सियासी मायने काफी अहम हो जाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके सत्ता से बाहर है। कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए हैं। थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस के हाथ मिलाने के बाद डीएमके ने संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की थी। डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बनाई रखी, और अब जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में कनिमोझी पहुंची हैं, उससे एक नए समीकरण की संभावना देखी जा रही है। मोदी सरकार को परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए डीएमके पर खास भरोसा है। एनडीए के इस भरोसे के पीछे भी गहरी रणनीतिक बिसात, बदलती सियासी परिस्थितियां और कुछ व्यवहारिक समीकरण हैं। मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने डीएमके नेतृत्व से संपर्क किया था और परिसीमन के मुद्दे पर समर्थन का अनुरोध किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार ये विधेयक पेश नहीं कर सकी। संविधान के संशोधन के जरिए ही मोदी सरकार परिसीमन बिल को पास करा सकती है। दोस्तों, अप्रैल के विशेष सत्र में मौजूद 528 सदस्यों में से 298 ने बिल के पक्ष में, 230 ने इसके खिलाफ वोट किया था। कांग्रेस से लेकर सपा और डीएमके ने बिल के खिलाफ वोट किया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास लोकसभा में फिलहाल 293 सदस्य हैं। टीएमसी के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के साथ आने के बाद ये आंकड़ा 319 पहुंच गया है। शरद पवार की पार्टी 8 सांसदों को जोड़ देते हैं तो फिर नंबर इसका 327 हो रहा है। इसके अलावा अप्रैल में एनडीए से अतिरिक्त 5 लोकसभा सांसदों ने सरकार के समर्थन में वोट किया था, उसे जोड़ देते हैं तो ये नंबर 332 हो जाता है। लोकसभा में कुल 543 सांसदों के लिहाज से 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 360 की संख्या चाहिए। इस लिहाज से 28 सांसदों के समर्थन की सरकार को और जरूरत होगी। ऐसे में डीएमके के बिना 2/3 का नंबर जुटाना आसान नहीं है। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद हैं, जिससे अपने साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन हासिल कर सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को आसानी से पास करा सकती है। अब ये सब कुछ तो ठीक है, आंकड़े भी ठीक है, सरकार के पक्ष में है। अगर डीएमके जाना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है, चलिए ये भी ठीक है। चलो सरकार से अंदर खाने आपस में कुछ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली बात कर ली जाए या कर ली होगी, लेकिन दिक्कत यहां यह है कि राहुल गांधी खुश नहीं है, अखिलेश यादव खुश नहीं है, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों के सांसद खुश नहीं है। इसका इस सत्र में परिणाम दिख गया है। लाख कोशिशों के बाद भी सरकार जो है वो परिसीमन बिल को पास नहीं करा पाई। एफसीआरए को जेपीसी के पास भेजना पड़ा, तो सदन में आंकड़े जुटा लेना ही बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी के साथ जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनको भी भरोसे में लिया जाए।
जो कि ये सरकार ले नहीं पाई, क्योंकि राहुल गांधी को वो जवाब नहीं मिल पाया जो सवाल उन्होंने अमित शाह से किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन कैसे चली, किसके आदेश पे चली, छात्रों पर बर्बरता के लिए पुलिस को किसने आदेश दिया, ये जवाब अमित शाह को सदन के पटल पर आज देना था। अगर वाकई में विपक्ष को साथ लेकर उन्हें देश के बारे में सोचना था तो इस पर अमित शाह को कम से कम आज तो स्टेटमेंट देना ही चाहिए था। जो कल बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने, खुद से कह देते मैं जवाब देना चाहता हूं, बस एक लाइन में ही तो जवाब देना था भाई। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश उन्होंने दिया या नहीं दिया, तीसरा कोई विकल्प नहीं। और कोई तीसरा जवाब भाई साहब उनके पास था तो आज ही दे देते। राहुल गांधी सदन में तो आए थे, उनके सामने ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब भले ही ओम बिरला ने चाय पार्टी के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों को बुलाया, लेकिन विपक्ष सरकार से समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी में विपक्ष क्यों नहीं जाता? अगर विपक्ष के प्रति जरा सा भी नजरिया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ठीक होता तो वो सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बजाय 12 बजे या फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करते, ताकि विपक्ष को अपने सवाल जवाब मिलने की गुंजाइश बनी रहती। लेकिन उन्होंने किया क्या? वो आए, वंदे मातरम गीत गाना सुनवाया, सांसदों को खड़ा करवाया, वंदे मातरम का गाना खत्म हुआ, बिना कुछ कहे सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। तो ऐसे में शायद उन्होंने समझ लिया होगा कि विपक्ष मूर्ख है, विपक्ष के सांसद मूर्ख है, कोई समझ नहीं है इन्हें। इनकी चाय पार्टी में जाए ताकि गुस्से को कूल करने में मदद मिले। बताइए, जहां बातचीत की मेज पर विपक्षी सांसदों को खुश करना चाहिए वहां ये खुश नहीं करेंगे, वहां नजर फेर लेंगे, वहां सिर्फ सत्ता पक्ष के मन की बात सुनेंगे और सदन के बाहर विपक्ष की बात सुनेंगे। जहां से जनता के बीच संदेश जाना था वहां पर विपक्षी सांसदों के मन की बात स्पीकर ओम बिरला नहीं सुनते हैं। तो चाय पार्टी का बहिष्कार कर राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसदों ने सिर्फ चाय पार्टी नहीं छोड़ी है। और दूसरी तरफ बड़ा संदेश तो उन्होंने दिया डीएमके, यानी इससे भी एक संदेश जाता है डीएमके का शामिल होना। लड़ाई अभी और दूर तक जाने वाली है। बहरहाल इस खबर पर और विश्लेषण पर आपकी जो कुछ राय हो दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।